हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, पेपर नंबर 20 हमारा सीएमए फाइनल का एसपीएम और बीबीएम हम लोग कर रहे थे। एसपीएम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ ना अगर मैं बात करता हूँ स्टडी नोट नंबर की दोस्तों, तो काफी ना इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम ओरिएंटेड 100% है। अगर आप पूछोगे इजी है या टफ है, तो इजी ये पूरा स्टडी नोट नंबर है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सब कुछ सिंपल है, इतना ज्यादा टेक्निकली कोई लैंग्वेज है नहीं इसके अंदर। चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिंपल सा फंडा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट को बनाते हो और फिर बेचते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कहने का मतलब ये है कि आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि टाइमली आपका रॉ मटेरियल आ रहा है। यानी आपका जो सप्लायर है, मान लीजिए आपको टाइमली सप्लाई कर रहा है। वो टाइमली कब सप्लाई करेगा? जब आप उसको टाइमली पेमेंट करोगे, टाइमली आप उससे ऑर्डर मंगवाओगे, उसके साथ रिलेशनशिप सही रखोगे और सामान को टाइम पर बनाकर कस्टमर को जैसा सामान चाहिए, जहां पर चाहिए, जैसा क्वालिटी का चाहिए, उधार पे चाहिए, नगद पे चाहिए, सारा मतलब आपको हर एक व्यक्ति से जिसका आपके साथ बिजनेस का रिलेशनशिप अच्छा है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि स्मूथली आपका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा कर ले और आराम से प्रॉपर वे में आपका कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए। जैसा प्रोडक्ट उसको चाहिए, जहां पर चाहिए, जिस वे में चाहिए, आप कस्टमर को अगर ये चीजें प्रोवाइड कर देते हो और एक बढ़िया स्मूथली आपका अगर ये मेथड है, तो सिंपली यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सिंपल सा फंडा है। आपका प्रोडक्ट सप्लायर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करते हो, सप्लायर से टाइमली आप सामान मिलता है, आप वेंडर को, जो आपका कस्टमर है, उसको टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सामान देते हो, है ना, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यही आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आइए हम पढ़ लेते हैं। ज्यादा इतना इन डेप्थ में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनकम्पासेस द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सभी एक्टिविटीज को इस तरीके से प्लान करना, उनको मैनेज करना। इन्वॉल्व इन सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब भाई आप जो माल बनाओगे, यानी मटेरियल बनाओगे, सामान बनाओगे, तो आप वेंडर से आपको जो माल आ रहा है, तो उसकी प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको मान लीजिए आपका मटेरियल ही अगर आपको लेट मिले, आपका वेंडर जो लापरवाही करे, आप उसको पेमेंट ढंग से नहीं करते, तो वो मटेरियल भी आपको लेट देता है, तो आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको लेट माल मिलेगा, आप लेट बनाओगे और कस्टमर को लेट दोगे, तो कस्टमर को लेगा ही नहीं। इतना कंपटीशन है, कस्टमर आपसे क्यों लेगा अगर आप लेट दोगे तो। कन्वर्जन कहने का मतलब ये भैया, रॉ मटेरियल आ गया, अब आप उसको सामान बना रहे हो, टाइमली आपकी प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी एम्प्लॉय से भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। जो आपका लेबर है उसको टाइमली पेमेंट करो, लेबर को टाइमली पेमेंट करोगे, लेबर जो टाइम पे काम करेगा। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब भैया, आपका जो आप माल अपने कस्टमर को देते हो, या जो भी अपने जो 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 प्रोवाइडर है मान लीजिए, ठीक है ना, उनको आप माल देते हो, तो आपका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो भी बढ़िया होना चाहिए आपका। इट ऑल्सो इंक्लूड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद चैनल पार्टनर। जितने भी चैनल पार्टनर है, जिससे आप सामान खरीद रहे हो, भले जिससे आप सामान बेच रहे हो, आपके लेबर हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, आपका सबके साथ आपका जो रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ऐसा होगा, तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जबरदस्त कहलाया जाएगा। विच कैन बी सप्लायर, चाहे वो सप्लायर हो, इंटरमीडिएट हो, जो बीच में है लोग, यानी इंप्लॉइज हो गए, लेबर हो गए, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, आपका ट्रांसपोर्टर हो गया। मान लीजिए अगर आपका अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कस्टमर हो गया। तो सिंपल सी बात है, द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेट टॉपिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ यूनिफाइड प्रोग्राम। ओके, यानी आपका इतना बढ़िया सिस्टम होना चाहिए, सामान को वेंडर से मिलने से लेकर, सामान को बनाने से लेकर, ट्रांसपोर्ट तक करने से लेकर, कस्टमर तक लेकर, और इवन तो कस्टमर के पास सामान आ गया और बीच में कस्टमर यूज कर रहा है और कोई अगर आपकी खराब हुआ, उसके अलावा आपका ऐसा होना चाहिए जो क्वेरी को रिजॉल्व करे कस्टमर की, जो भी है, तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जबरदस्त कहलाया जाएगा। आपका जो कस्टमर होगा कभी आपको छोड़ेगा नहीं, बदले में नए और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। सो ये दिया हुआ भैया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्होंने ये प्रोसेस दी हुई भैया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका बढ़िया होना चाहिए। फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब ये कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होना चाहिए, कस्टमर को टाइमली सामान मिलना चाहिए। और इवन दो मान लीजिए कस्टमर का सामान खराब है, तो कस्टमर बोलेगा भाई सामान को ले जाओ और दूसरा सामान दे दो, तो आप उसके जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको उठा के वहां से लेकर आओ और जो है नया उसको प्रोडक्ट दे दो। आपने देखा हो फ्लिपकार्ट में भी ऐसे होता भैया। इंडस्ट्री इनिशिएटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज कहने का मतलब ये कि कस्टमर को सामान खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि आपने बेच दिया सामान तो कस्टमर को भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, कस्टमर को सामान खरीदने के बाद भी कोई दिक्कत आती है, तो पूरी सपोर्ट सर्विस आप उसको प्रोवाइड करोगे। मटेरियल हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग, सिंपल सी बात है, मटेरियल को अपने गोडाउन में लाने से लेकर उसको बनाने तक संभाल कर रखना, ये सब सप्लाई जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
Supply chain management takes into consideration every facility that has impact on cost and play a role in making the product conform to customer requirement. Okay? सारी चीजें इंक्लूड होती है जो एक प्रोडक्ट को बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने और पहुंचने के बाद भी अगर कस्टमर को कोई दिक्कत होती है तो उसको रिजॉल्व करना, ये सारी चीजें कस्टमर जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके भाई, सामान आपके पास टाइम पर आए, आप टाइम पर सामान को बनाओ, ट्रांसपोर्ट के द्वारा टाइम पर कस्टमर को सप्लाई करो, कस्टमर अगर यूज करता है तो वेल एंड गुड, अच्छा चल रहा है, अगर कोई भी इशू आता है तो उसके इशू को रिजॉल्व करें। फ्रॉम सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थ्रू वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू रिटेलर एंड स्टोर। सिंपल सी बात भैया कि सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करो, वेंडर से सप्लायर से सामान आपकी फैक्ट्री में आने से लेकर बनने से लेकर और जो भी रिटेलर है, जो स्टोर्स हैं, वहां तक जाने तक, यानी कस्टमर तक जाने तक। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू बी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव अक्रॉस द एंटायर सिस्टम। सिंपल सी बात है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा अगर आपका ढंग से मैनेज है। कहीं पर भी अगर आप वेस्टेज ना हो, प्रॉपर सारे चैनल जो है प्रॉपर चल रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉस्ट बचेगी। अगर आपका मान के चलिए सप्लायर से रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको बार बार सप्लायर ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ना। आपको मान लीजिए कोई सप्लायर अगर आप डिले कर दे, सामान लेट दे दे, तो आपको कस्टमर जो है वो छोड़कर चला जाएगा जब अगर आप सामान टाइम पर नहीं बना पाए। टोटल सिस्टम वाइड कॉस्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स आर टू बी मिनिमाइज। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, फाइनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट अराउंड एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर, यानी सबके साथ अच्छे संबंध बनाना, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वेयर हाउस में के वेयर हाउस कीपर हो, स्टोर कीपर हो, स्टोर के बंदे हो, जो भी हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा। इट कंपासेस द फर्म्स एक्टिविटीज एट मेनी लेवल्स, सभी लेवल्स पर फर्म की एक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। द स्ट्रेटेजिक लेवल थ्रू द टेक्निकल टू, मतलब जितने भी लेवल्स है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, चाहे टेक्निकल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, सारे लेवल पर जो जो मैनेजमेंट है उनका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए सबके साथ। ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 5 कंपोनेंट है, प्लानिंग करना, कहाँ से सामान आएगा, आप कैसे आप उसको बनाओगे, कैसे कस्टमर को डिलीवर करोगे, और अगर मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, कोई खराब है, तो किस तरीके से आप उसके प्रोडक्ट को किस क्या प्रोसेस है आपकी, कितनी जल्दी आप कस्टमर के प्रोडक्ट को वापस लेकर और उसको नया प्रोडक्ट आप दे देते हो, कैसे आप उसके इश्यू को रिजॉल्व करते हो। ये सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट या उसके पार्ट्स हैं, या एक प्रोसेस मान लीजिए। 5 है, प्लान मतलब सबसे पहले आपका प्लानिंग करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका किस तरीके से प्रोसेस को आप स्मूथली चलाओगे, चाहे वो सप्लायर से माल को लेने से लेकर स्टोर में सामान को अच्छे से मेंटेन करने से लेकर सामान को बनाना, ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको डिलीवर करवाना, और साथ ही साथ मान लीजिए कस्टमर को अगर कोई इश्यू है तो उसके इश्यू को रिजॉल्व करना। ओके, यानी कस्टमर का फीडबैक भी लेना, चाहे इश्यू हो या ना हो, फीडबैक लेते रहिए, इश्यू है तो उसको रिजॉल्व कर दीजिए। प्लान का मतलब प्लानिंग करना। This is the strategic portion of supply chain management. You need a strategy for managing all the resources that go toward the meeting customer demand for your product and services. यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करने, यानी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आप फॉलो करिए। सोर्स का मतलब भैया चूज करिए आप कि कौन सा सप्लायर है, कौन सा सप्लायर आपको सही पड़ेगा, जिसके रिलेशनशिप आप लंबे समय तक चले, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, बीच बीच में जो है चिक ना करे ज्यादा, घिच ना करे ज्यादा, टाइमली सामान दिया था डिले ना करे। तो आपको वो उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चूज द सप्लायर दैट विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू क्रिएट योर प्रोडक्ट। ओके, आपको अपना जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए कौन सा आपको सप्लायर बढ़िया रहेगा, जो अच्छी क्वालिटी का दे, कम कीमत पर दे, टाइम पर सामान उपलब्ध कराए, कभी अगर आपके पास पेमेंट का इश्यू है, पेमेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत वेट भी कर सके। डेवलप अ सेट ऑफ प्राइसिंग, आपका ऐसा मेथड होना चाहिए कि प्राइसिंग में ज्यादा इशू ना हो, ना आपको नुकसान हो, ना सप्लायर को नुकसान हो। डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस, ओके, आपको टाइम पर जो है मटेरियल मिल जाए ताकि आप अपना सामान जो है आगे बना सको। पेमेंट प्रोसेस, यानी आपको भाई ऐसा नहीं करना कि उसने सामान तो आपको उधार में दे दिया, आप पेमेंट डिले कर रहे हो, फिर वो अगली बार आपको देगा नहीं सामान, तो आपको क्या है, वो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान सही समय पर देगा और अच्छी कंडीशन में देगा। आपको भी भाई सामान मिल गया, आप जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट की, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आ जाए, पेमेंट कर दो। क्रिएट मैट्रिक्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग द रिलेशनशिप। ओके भाई, मॉनिटरिंग करते रहिए, और जो भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए और इंप्रूवमेंट्स करिए आपस में दोनों बैठकर। मेक का मतलब भैया आ गया सामान सप्लायर के द्वारा, सप्लायर के साथ आपने रिलेशनशिप अच्छी करवा ली, यानी आपने सोर्स मतलब कि भाई सामान आपको किससे लेना है, कौन आपका सप्लायर होगा, आपका सामान आपके पास पहुंच गया, अब आप सामान बनाइए। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, अब आपको सामान बनाना है, अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का सामान देना है। शेड्यूल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, आपको एक्टिविटीज स्टेप्स बनाने भैया कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो होने चाहिए।
चाहे वो क्या नाम है उसका भैया, उसकी क्वालिटी देखना है, उसकी टेस्टिंग करना है कि कस्टमर की कोई भी इतना कंपटीशन है, टेस्टिंग हो गया, अच्छी का टेस्टिंग होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी ओके। और आपका बस ऐसा होना चाहिए कि भाई कस्टमर तक पहुंचने पर ऐसा ना हो कि टूट ही जाए, उसकी पैकिंग अच्छी ना हो और डिलीवरी आपका सही से मेथड ना हो। डिलीवर का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। आपने सामान बढ़िया बना दिया, पैकेजिंग बढ़िया बना दी, लेकिन डिलीवरी में जो है सामान टूट गया, आपके डिलीवरी का सिस्टम ही अच्छा नहीं था, लापरवाह थे डिलीवर आपके, तो कस्टमर को तो कोई फायदा नहीं है। कस्टमर तो बार बार सामान भेजेगा, बार बार सामान बेचने का मतलब अगर वापस सामान भेजेगा कस्टमर, जितनी ज्यादा रिटर्न होगी तो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कंपनी के ऊपर। This is the part that many insider refer to as a logistic. Okay, coordinate the receipt of order from customer. Customer से order हमारे पास आया, order को पैकेजिंग करो, फिर उसको डिलीवरी के लिए पहुंचा दो। Develop a network of warehouse pick carries to get product to customer and set up a invoicing system to receive payment. सिंपल सी बात है, ऐसा सामान बनाओ भैया, डिलीवरी पैकेजिंग करो और डिलीवर कर दो, और ऐसा सिस्टम चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, चाहे वो जो भी पेमेंट हो, पेटीएम हो, जो भी हो, रिटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सामान भेज दिया, भले ही कस्टमर का फीडबैक लेती रहिए, जो भी इशू है उसको सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आप उनको रिजॉल्व करिए। अगर लगता है कि कस्टमर को सामान आपको नया देकर पुराना वाला वापस ले लेना चाहिए तो ऐसा भी करना चाहिए। इससे आपकी छवि जो है मार्केट में एक बढ़िया मान लीजिए कस्टमर बढ़िया एक बढ़िया छवि आपकी नजर आती है कि भाई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कहा जाता है कि कस्टमर इज द मार्केट ऑफ किंग। यू कैन से दैट कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, मार्केट का किंग है कस्टमर। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखिए, जो भी उसको क्वेरीज हैं उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करिए। सामान बिक भी गया, मान लीजिए आपने कस्टमर ने ले भी लिया, उसके बाद भी आप फीडबैक लेते रहिए कि कोई इशू तो नहीं, कस्टमर को कोई इशू है तो उसके इशू को रिजॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि भाई प्रोडक्ट को बिना रिप्लेसमेंट करे जो भी जो फॉल्ट है वो ठीक करने के बाद कस्टमर का प्रोडक्ट ठीक चलेगा वो कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा हो चुका है, फॉल्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए। कस्टमर को सामान को जब वो फर्स्ट टाइम खरीदने के लिए आया आपकी दुकान में, वहां से लेकर कस्टमर सामान को यूज करने तक उसका साथ दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक टिकेगा और बाकी अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन को बताएगा, ताकि और आपके कस्टमर आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो भी कम होगी, सेल बढ़ रही है, कॉस्ट कम, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि एक कंपनी के लिए, हर कंपनी का ये सपना होता है कि उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी सेल ज्यादा हो, उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है भैया कि अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाइए, सर्विसेज दीजिए, क्या क्या चीजें कस्टमर को चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दीजिए ओके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो पुराने कस्टमर जो है अपने नए दोस्तों को बताएंगे, तो नए कस्टमर और अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा क्या नाम है उसका, आप हर संभव वो प्रयास करिए कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें और आपके ओल्ड कस्टमर आपके पास रिटेन रहें, और साथ ही साथ अपने और नए दोस्तों को भी लेकर आए ओके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो कम होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी, आपको इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप खुद ही एक ब्रांड बन जाएंगे तो। पढ़ लेते हैं हम सिंपल सा, क्या है ये CRM। There are as many definition of CRM as there are opinions as what is going to happen in the stock market the next day. At a basic rule, CRM initiative that surround the customer side of the business. कहने का मतलब भैया कि कस्टमर जो है किंग है मार्केट का, उसको सर्वोपरि रखिए, उसकी जरूरतों को पूरा करिए, क्या उसकी परेशानी है, उसको क्या चीज चाहिए, वो चीज उसको प्रोवाइड करिए। An example is initiative wrapped around the customer in an effort to increase sale। अगर आप इससे इंक्रीज सेल होगी आपकी, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, अपनी जो कस्टमर की सर्विस है उसको इंप्रूव करिए। कस्टमर को कोई परेशानी है तो आराम से उसको समझाइए, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एड मार्केट शेयर का मतलब होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो है कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका मार्केट में आपका शेयर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इनहांस कस्टमर लॉयल्टी, इससे क्या होगा, कस्टमर की लॉयल्टी आपके ऊपर बढ़ेगी, कस्टमर आपके पास लंबे समय तक टिका रहेगा और नए लोगों को भी लेकर आएगा। रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इससे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर सीधा आपके पास आएगा, अरे यार राधे श्याम जी की दुकान है, वहाँ सामान लेना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है, सामान लेने के बाद भी कोई परेशानी होती है तो उनका जो बंदे हैं वो रिजॉल्व कर देते हैं इश्यूज को। At its formal definition, CRM is a business strategy comprised of process, organizational, and technical changes whereby company seeks or better manage its employees। सिंपल सी बात है भैया कि कंपनी जो लगातार प्रयास करती रहती है CRM के अंदर कि किस तरीके से कस्टमर को और कन्वीनियंस दी जाए, और कस्टमर को सुविधाएं दी जाए, और यानी कहने का मतलब कस्टमर ही सर्वोपरि हो, कस्टमर को जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जाए, कम कीमत पर सामान दिया जाए, अच्छी क्वालिटी का सामान दिया जाए, उनको डिस्काउंट दिया जाए, उनकी जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है उनको रिजॉल्व किया जाए।
सीआरएम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान होते हैं? अंडरस्टैंड द कस्टमर, अपने कस्टमर को समझिए, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाइए। कस्टमर कुछ और चाहता है, आप कुछ और देना चाहते हो। नोकिया इज द एग्जांपल, कस्टमर को चाहिए कुछ और, नोकिया कुछ और बना रहा था, नोकिया मार्केट में नहीं टिक पाया। रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस, कहने का मतलब है आपका कस्टमर जो है आपके पास टिका रहेगा अगर आप उसको बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे। कहने का मतलब उसको जो भी परेशानी थी, जो भी इश्यूज था, चाहे वो आपके पास फर्स्ट टाइम क्वेरी करने के लिए क्यों नहीं आया, सामान वो खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपको आराम से बिल्कुल शांति से उसकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करिए। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक नए कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। विद न्यू क्लाइंट एंड कॉन्टैक्ट, नए नए क्लाइंट जो नए कस्टमर्स है उनको आप करिए, नए कोई कॉन्ट्रैक्ट है उनको आप करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर जो है आपके पास टिका रहेगा और नए कस्टमर आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। और इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मैनेजरल कॉस्ट है वो आपकी कम होगी, कॉस्ट कम, सेल ज्यादा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट, कहने का मतलब ये कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, कस्टमर की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली मतलब जो है, पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, कस्टमर को जो चाहिए वो दोगे, तो कस्टमर को इतने इश्यूज होंगे नहीं। उसके अलावा भी अगर आप कस्टमर को इश्यूज को रिजॉल्व कर दोगे, तो कस्टमर को आप ढंग से मैनेज कर सकते हो, और कस्टमर को और मैनेज करने के लिए आपकी जो कॉस्ट आएगी ना वो बहुत कम आएगी। सीआरएम के पार्ट्स कई बार आ जाते हैं, कितने पार्ट्स के होते हैं? तो तीन तरह के पार्ट्स हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीन, एक है एनालिटिकल, दूसरा है ऑपरेटिव, तीसरा है कोलैबोरेटिव। चलिए तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। एनालिटिकल, द पर्पस ऑफ एनालिटिकल सीआरएम इज कस्टमर डेटा एनालिसिस, कस्टमर का डेटा एनालाइज करिए, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, कस्टमर को अब नया क्या चाहिए, कस्टमर की अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है। इवैल्यूएशन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, मॉडलिंग, प्रेडिक्शन ऑफ कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है, कस्टमर को अब आगे क्या चाहिए। In real situation, the analytical CRM, for example, gather all data about the customer inquiry, a specific product by now। देखो भाई, हमारी जो है एक टीम हो, मान लो एक टीम है हमारी, वो इंक्वायरी करती है कस्टमर को कि सर आपको क्या जो है प्रॉब्लम फेसेस हो रही हैं, क्या हम और बेटर जो है कस्टमर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या हम और चेंजेस करें। तो एक टीम जो है ये ऐसे क्वेश्चन करती है, डेटा कलेक्ट करती है, मैनेजमेंट उसको एनालाइज करता है, अकॉर्डिंगली चेंजेस करता है। बिल्कुल एनालिटिकल सीआरएम मतलब एक कस्टमर से पूछ कि कस्टमर कि आपको कैसा फील हो रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम और क्या बेटर कर सकते हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट करिए, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मार्केट के लीडर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। व्हाट सर्विसेज दे परचेज राइट अवे एंड व्हाट सर्विसेज दे परचेज इवेंचुअली, कहने का मतलब ये है कि पहले क्या यूज करते थे, अभी क्या यूज कर रहे हैं, और आगे वो क्या चाहते हैं, किस तरह की और चीजें चाहते हैं। It can find pattern in their behavior and purpose next step during upselling or cross selling. It can evaluate efficiency of marketing campaign. You can propose price or even develop and propose new product. आपको नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में और प्राइस सेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होंगी। भाई कस्टमर बताएगा ना कि भाई कि यार ये चीजें चाहिए यार, इसके प्राइस थोड़ा ज्यादा लगा रहेगा, थोड़ा प्राइस कम होता, अकॉर्डिंगली वो सब चीजें सोचता है मैनेजमेंट। ऑपरेटिव सीआरएम, operative CRM mainly support the actual contact with customer conducted by front office worker and general automation of business process including sales of product, service and marketing. All communication with the customer is tracked and stored in the database and if necessary it is effectively provided user। कहने का मतलब ये ऑपरेटिव सीआरएम मेनली सपोर्ट द एक्चुअल कांटेक्ट विद कस्टमर कंडक्टेड बाय फ्रंट ऑफिस वर्कर एंड जनरल ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केटिंग। ऑल कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज ट्रैक्ड एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड इफ नेसेसरी। कहने का मतलब ये कि जब भी कस्टमर का कोई इश्यू होता है तो कस्टमर कॉल करता है कस्टमर केयर में, वो डेटा जो है ना उनके पास कलेक्ट रहता है और वो एनालाइज करते हैं कि कस्टमर को बार-बार क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए हमने बोला कि कोई मोबाइल है मान लीजिए, तो मतलब मान लीजिए रिसेंटली लोगों ने फील किया मैनेजमेंट ने कि फ़ोन ना हैंग हो रहा है, ये वाला सेट जो है ना हैंग हो रहा है। तो उनको पता लग गया भाई कस्टमर ने कॉल किया बार-बार, ये इश्यू आ रहा है, ये इश्यू आ रहा है, तो इश्यू को नोट करते रहते हैं, तो एनालाइज़ करते हैं कि भाई ये इश्यू है। तो पर्सनली जो कस्टमर इश्यू बता रहा है, उनके इश्यू को एनालाइज़ करके फिर वो रिज़ॉल्व करते हैं। It is effectively provided by user, कहने का मतलब ये वर्कर, the advantage of this approach being the possibility to communicate with various employee using various channels but creating the feeling that customer is being taken care by just one person। कहने का मतलब ये भैया कि हम लोग जो है आराम से शांति से कस्टमर केयर वाला कस्टमर की बातें सुनता है, उनके इश्यूज को जो भी होते हैं वो रिजॉल्व करता है, तो कस्टमर को फील होता है हाँ भाई यस माय इशू इज रिजॉल्विंग। It can also minimize the time that the worker has to spend typing the information and admin
This allows the company to increase the efficiency of their employee work and they are able to serve the more customer. कहने का मतलब ये कि ज्यादा सीधा इशू पूछता है कस्टमर, रिप्रेजेंटेटिव जो है कंपनी का वो उसके इशू को रिजॉल्व करता है और धीरे धीरे करके भाई वो भी एक्सपर्टाइज हो जाता है और समय भी इसमें कम लगता है। कोलैबोरेटिव सीआरएम, थर्ड पॉइंट। Collaborative CM enable all companies along with distribution channel as well as department in a company to work together and share information about customer, even speak about more partner relationship management. Collaborative का मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करते रहते हैं, यानी अल्टीमेट तो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा। कोलैबोरेटिव सीआरएम इनेबल ऑल कंपनीज अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, चाहे वो लॉजिस्टिक है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, as well as all department in a company to work together and to share information about customer से related जो भी information है वो share करते हैं आपस में। Even speak about partner relationship management, but sometimes we might see a rivalry between the department that undermine effort of CRM to share relevant data throughout the whole company। कई बार दो डिपार्टमेंट के बीच मतभेद होते हैं तो हो जाता है, कई बार जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, वो यार एक नॉर्मल है, पर फिर मैनेजमेंट को तो वो डांट के रखना पड़ेगा कि हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पर्सनल जो भी राइवलरी है वो एक सेपरेट रखना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को सर्वोपरि रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। The goal of collaborative CRM is maximize sharing of relevant information। भाई जिस डिपार्टमेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है कस्टमर से रिलेटेड, जो भी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, हम उन पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। उन जो बेकार की चीजें उनको हम साइड करके नई नई चीजों को जो कस्टमर चाहता है हम उसको लाएंगे, ताकि कंपनी जो है कस्टमर और अट्रैक्ट हो, कस्टमर की हम इच्छाओं को पूरा कर सके और कस्टमर जो है कंपनी के पास बना रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है सीआरएम के लिए, ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम टू सपोर्ट द कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सपोर्ट करना, कस्टमर को जितने भी इश्यूज हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, अच्छी क्वालिटी का कम कीमत पर सामान देना, सामान खरीदने के बाद भी कस्टमर को अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना। टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल फोर्स, सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप कस्टमर को खुद ही इशू रिजॉल्व करोगे तो कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आएगा, कोई स्टोर इधर उधर जगह नहीं जाएगा, ओके, अदर मोड को ढूंढेगा ही नहीं। टू सपोर्ट द बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे, एक बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को सपोर्ट करे। टू मैनेज द कॉल सेंटर, टू ऑपरेट द एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात, अल्टीमेट जो है कस्टमर को ना सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के जो भी इश्यूज है, जो भी चैलेंजेस है उनको रिजॉल्व करना। अब हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ सीआरएम। सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट कंसीडर लीविंग, अगर आपके कस्टमर को सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं तो कस्टमर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, यानी हमेशा आप ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड, यानी आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसके ऊपर चेंजेस लाने पड़ेंगे एज पर द करंट रिक्वायरमेंट। A rapid increase in quality of product and services, a rapid increase in quality of product and services, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, रैपिडली चेंजेस करने पड़ेंगे। द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, ओके, अगर आप ऐसा करते तो आपकी एबिलिटी ये कि आपके ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका कस्टमर का, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और कस्टमर के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कस्टमर बार बार कम कॉल करेगा, अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो कम्युनिकेशन कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम आएगी। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर होना चाहिए, अगर आपका ऐसा है तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को आपको ऐसा बनाना चाहिए ट्रबल फ्री रन, ओके, कहने का मतलब ये कि कस्टमर सीधा कॉल करे, रिप्रेजेंटेटिव उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करे, ताकि बार बार कस्टमर को कॉल ना करना पड़े, ओके। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ट्राई करना चाहिए कि भाई कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। मोर टाइम फॉर कस्टमर, कस्टमर को जितना हो सके टाइम दो। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीशन, किसी को कॉपी मत करो, अपना काम करने का तरीका दूसरों से अलग रखो। रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड बनो। फास्ट एंड रिलायबल प्रोडक्शन, जो भी आपको अपडेट करना है, चेंजेस करना है, क्वालिटी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वो जितना जल्दी हो सके आपको करना चाहिए, वो टाइम जो है वो चेंजिंग है। कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, जितने भी डिपार्टमेंट है आपस में जो है प्रॉपर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करो कोलैबोरेटिव वे में। इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, टीम वर्क होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट का। इंक्रीज इन स्टाफ मोटिवेशन रखिए, ऐसा नहीं कि कस्टमर पे ध्यान रखना है, अपने एम्प्लॉय को भी ध्यान रखिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉय अपनी तरफ से एफर्ट देगा तो कस्टमर की इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, कस्टमर खुश, एम्प्लॉय खुश, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट गेन करेगी।
ये ज्यादा ये जो टॉपिक्स है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। एक लास्ट टॉपिक रह गया, ये देख लेते हैं हम लोग। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अल्टीमेट वही है भैया कि कस्टमर ही सर्वोपरि है, और ये टू बी ऑनेस्ट ट्रू है ये, है ना। कस्टमर यार कस्टमर ही तो है भाई, कि कस्टमर को आप सेटिस्फाई रखोगे तो कस्टमर ही तो आपका सामान खरीदेगा, आपकी सेल होगी तो आप तभी तो आप कमाओगे, तभी तो आप एम्प्लॉय की सैलरी दे पाओगे, तभी तो आप सप्लायर की पेमेंट कर पाओगे, तभी तो आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर पाओगे। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी कहने का मतलब ये आपको अल्टीमेट कस्टमर को फायदा पहुंचाना है। कस्टमर को फायदा पहुंचाओगे तो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा पहुंचेगा। Over the past 10 years, strategic cost management and activity-based costing have created a framework for companies for examining more closely their drivers in order इतनी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा कहने का मतलब है आपको कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इंक्रीजिंग कस्टमर फोकस, यानी आपको कस्टमर पे जो है फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, वो देखिए आप। नई नई जो भी नई चीजें कस्टमर जो चाहता है वो आप यहाँ पूरा दीजिए कस्टमर को। increasing shareholder value. As the interest in increasing customer satisfaction has grown, so have the interest in increasing shareholder value. Companies are competing globally not only for customer, labor and supplier, but also for capital. कहने का मतलब ये सिंपल सा फंडा, देखो भाई, चाहे कितनी भी हम बोले कस्टमर कस्टमर, अल्टीमेट हर बिजनेस जो है ग्रो करना चाहता है, प्रॉफिट ही उसका मोटिव है। प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी कैपिटल बढ़ेगी भाई, और बंदे भाई उसके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू का मतलब कि भाई कस्टमर को अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, कस्टमर आपके पास बना रहेगा, नए कस्टमर और आएंगे, नए कस्टमर आएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है शेयर होल्डर वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी भाई बिजनेस की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड वेंचर। कस्टमर को सेटिस्फाई रखिए, लॉयल रहिए कस्टमर के साथ, और उसको वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए, सर्विस प्रोवाइड करिए। एनालाइजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी कहने का मतलब ये सिंपल सा फंडा ये है कि कस्टमर पर ध्यान रखिए। कस्टमर जब आपसे पहली बार सामान खरीदने आता है, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, उसको उसकी क्वायरीज को रिजॉल्व करिए। जो उसको नॉलेज, जो उसको जानकारी, जो उसको डिटेल चाहिए वो डिटेल दीजिए। सामान खरीदते तो वेल एंड गुड, नहीं खरीदा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। उसके अलावा अगर मान लीजिए खरीद लेता है तो जो भी उसको खरीदने के बाद अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप उसको इशू को रिजॉल्व करिए। क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए उसको, कम कीमत पर दीजिए, जो उसको चाहिए अल्टीमेट वो प्रोडक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि चाहिए उसको कुछ और, आप कुछ और पकड़ा रहे हो केवल सेल के लिए, ऐसा ना करिए। जो कस्टमर को चाहिए वही प्रोडक्ट दीजिए अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पे। सो दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, बट विच यू कैन से दैट एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक हम लोग अपनी नॉलेज जो है एग्जाम मतलब हम जो आपस में जो अपने आसपास जो भी चीजें वातावरण में देखते हैं, सेम वैसे ही, इतना कोई टेक्निकली कोई कॉन्सेप्ट आनी इस चैप्टर में। मैं एक बार 5 मिनट और लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ स्क्रीन उठ के क्या है। स्टडी नोट नंबर हमने पहला स्टार्ट किया था, आज कंप्लीट हो चुका है। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये वाला टॉपिक भी ठीक था, इतना ज्यादा ही आएगा नहीं एग्जाम ओरिएंटेड। ये कभी भी आ सकता है, ये दोनों ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ सकता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट ये आ सकता है। इसके बाद इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। कितने पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं इसके, प्लान, एक्ट, मॉनिटर, रिव्यू, चारों पे कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट लिख देने एग्जाम में चलेगा, पूरी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज इंक्लूड होती है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की असेट और लायबिलिटी की एक एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इनकम स्टेटमेंट कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का इनफ्लो कितना है एक पर्टिकुलर पीरियड में, कैश का आउटफ्लो कितना है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग, कितना इनफ्लो आउटफ्लो है वो बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के जो भी आप बोलते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग टेक्निक्स देख लीजिएगा आप, आ सकता है, आप आपने पढ़ाई ऑलरेडी सब कुछ वाला तो टॉपिक।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि आज हमने स्टार्ट किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आज हमने पढ़ा, बहुत सिंपल था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आ सकता है एग्जाम में। कंपोनेंट आ सकता है, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न, 5 कंपोनेंट है। ये डेवलपमेंट वाला पढ़ना है तो पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। सीआरएम पढ़ लेना आप, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सीआरएम के पार्ट्स क्या हैं, सीआरएम के इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस अगर आप देखना चाहते हो उतना ज्यादा वैसा नहीं है कुछ। ये तो बना के कर सकते हो। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखिए। कस्टमर की कस्टमर का हमारा जो फोकस होना चाहिए कस्टमर पर होना चाहिए। इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, यानी मतलब ये था एनालाइजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज द स्टडी नोट नंबर 1, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पेपर नंबर 20 का आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। पेपर नंबर स्टडी नोट नंबर 1 आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। सो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, पहला स्टडी नोट नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई दोबारा मुझे करवाना है तो मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स को दोबारा से करवा दूंगा। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और स्लोली हम लोग फिनिश कर लेंगे। पेपर नंबर 19 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। सो एक बार जो पेपर नंबर 19 देख रहे हैं कम से कम वो लोग देख लीजिए। पूरा मैंने अपलोड कर दिया है। पेपर नंबर 20 भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर गाइस। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय गाइस, बाय एवरीवन।